हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पारुल टॉक्स में। आज की वीडियो में हम प्राचीन इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो शुरू करते हैं यूपी टेट में बहुत बेसिक लेकिन डेंजरस सवाल, हिस्ट्री का पार्ट 2 है ये। पहला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। हमारे यहाँ 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। उनमें सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं? ऋग्वेद में मंत्र हैं 1028। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? वो है परिवार। ऋग्वैदिक काल की मुख्य नदी कौन सी है? तो ऋग्वैदिक काल की मुख्य नदी है सिंधु नदी। उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ा बदलाव क्या आया? देखिए दोस्तों, जो वैदिक काल है उसको 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो जो शुरू का समय था उसे ऋग्वैदिक काल कहा गया और बाद के समय को उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ पूछ रहा है कि उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ा बदलाव क्या आया था? तो यहाँ पे आया था कृषि का विस्तार उस समय पे हो गया था और स्थायी बस्तियों में लोग रहना शुरू कर दिए थे। वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से रिजिड कब हुई? तो ये हुई थी उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में जो शुरू हुई थी वो हुई थी कर्म के आधार पे, कि जो कर्म कर रहा है उसका वर्ण मान लिया गया। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसको जाति में जन्म के आधार पर इसको कर दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति जो कार्य कर रहा है और उसका पुत्र फिर वही कार्य करता है और उसको फिर उसी को मान लिया जाता है। जैसे राजा के बेटा को राजा ही माना गया। तो वर्ण व्यवस्था जो है पूरी तरह से रिजिड हो गई, मतलब दृढ़ हो गई उत्तर वैदिक काल में। जनपद से महाजनपद कब बने? तो जनपद से महाजनपद उत्तर वैदिक काल में ही बने थे। सबसे पहले 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है अंग्युत्तर निकाय में। मगध महाजनपद शक्तिशाली क्यों बना? क्योंकि लोहे की उपलब्धता और उपजाऊ भूमि। मगध जो महाजनपद था वहाँ पे उनको लोहा, जो एक नई धातु का उनको ज्ञान हुआ। उससे पहले आपको पता ही है कि लोहे का ज्ञान लोगों को नहीं था, तांबे का ज्ञान था, क्योंकि ताम्र पाषाणिक युग उससे पहले था। लेकिन जब लोहे की उपलब्धता वहाँ पर हुई और वहाँ की भूमि भी काफ़ी उपजाऊ थी, तो इसलिए महाजनपद जो है वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद माना गया मगध। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। अजातशत्रु किस वंश से संबंधित था? तो अजातशत्रु में आपको बता दूं हर्यक वंश से ही संबंधित था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद, और नंद वंश को समाप्त किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। महापद्मनंद ने शुरू किया था नंद वंश को, और इसका अंतिम जो शासक था मैं आपको बता दूं वो था धनानंद, जिसने चाणक्य का अपमान किया था। और चाणक्य ने उसी अपमान के बदले को लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को फिर राजा बनाया, और धनानंद को समाप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का मार्गदर्शक कौन था? अभी मैंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो थे चाणक्य, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, और उनका तीसरा नाम विष्णुगुप्त भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ अर्थशास्त्र है दोस्तों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको प्लीज याद कर लीजिएगा। मौर्य काल की राजधानी कौन थी? मौर्य काल की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कलिंग युद्ध कब हुआ? कलिंग युद्ध हुआ 261 ईसा पूर्व। तो याद रखेंगे। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या अपनाया? देखिए, कलिंग युद्ध में बहुत ज़्यादा जनहानि हुई थी और बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ था। उसको देखकर जो अशोक थे उनका हृदय परिवर्तन हो गया, और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और ये प्रण ले लिया था कि आज के बाद कभी मैं हिंसा नहीं करूंगा, अहिंसा के मार्ग पर चलूंगा। तो इसलिए उस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और अहिंसा के मार्ग को चुन लिया। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो यूजफुल लग रही है और आपको लग रहा है कि इस तरह की वीडियोस आपकी तैयारी में आपकी मदद कर सकती है, तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसके आगे आपको और भी इसी तरह की वीडियोस हर एक टॉपिक पर मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, क्योंकि समय बहुत कीमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी?
तो अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृत। दोस्तों उस समय पे आम जन की जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा ही थी, इसीलिए अशोक ने प्राकृत भाषा में ही अपने अभिलेखों में लिखवाया है। अशोक के स्तंभ के लेख किस लिपि में है? तो अशोक स्तंभ पे जो लेख लिखा हुआ है वो ब्राह्मी लिपि में है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2-3 बार ये रिपीट हो चुका है। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किसमें है? तो समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? ये लिखी थी हरिशेन, हरिशेन ने लिखी थी। गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय पे कला, विज्ञान और साहित्य के का जो विकास है वो अपने चरम पर था। गुप्त काल की प्रमुख लिपि ब्राह्मी लिपि थी दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ? तो ये प्रसिद्ध हुआ था गुप्त काल में। भारत में शून्य का आविष्कार किससे जोड़ा जाता है कि मतलब किसने शून्य का आविष्कार किया? तो शून्य का आविष्कार आप लोग शायद जानते ही होंगे, आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्ट की प्रसिद्ध पुस्तक कौन थी? उनकी पुस्तक का नाम है आर्यभट्टीय। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश से संबंधित थे। हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी है? तो ये लिखी है बाणभट्ट ने, और उनकी जीवनी का नाम है हर्षचरित। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसका 3rd पार्ट लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए।